नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज का ये जो है ज्योग्राफी का 14वां क्लास है। तो अभी तक आप लोगों ने पीछे के क्लासेज नहीं देखे तो देख लें, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। पीछे बहुत से चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटी की क्लासेज पूरी तरीके से खत्म है। करंट अफेयर्स के करीब 9-10 वीडियो हो चुके हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो चुकी है और अभी उसमें कुछ होगा, क्योंकि रिवीजन सीरीज चल रही है। इतिहास आपका चल रहा है और इतिहास में भी आप देख रहे होंगे अब हम आधुनिक भारत की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। तो ऐसे में आपकी तैयारी को लेकर के और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस जल्दी ही आएगी। आप लोग का बहुत मैसेज आ रहा है, तो विश्वास मानिए कि मुझे पूरा भरोसा है कि कल से ही आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास देखने को मिलेगी। तो इधर 20 दिन करीब संस्थान के साथ बने रहिए, और संस्थान जितना पीछे कराया और जितना अभी आपको 20 दिन में कराया जाएगा, आप इतनी चीजों का रिवीजन करके जाइए, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और जो परीक्षा में आप 10-5 क्वेश्चन से 15-20 क्वेश्चन से पीछे रहते थे, विश्वास मानिए इस बार 8-10 क्वेश्चन की आप लीड लेके रहेंगे। बस निरंतर वीडियो को देखते रहिए और चीजों को रिवीजन करते रहिए। इसमें देखिए टॉपिक में हम गन्ना को देखेंगे, तिलहन दलहन को देखेंगे, रेशम की चीजों को देखेंगे, और बागवानी जो फसलें होती है जैसे कॉफी और चाय, रबर, इस सब चीजों की चर्चा करेंगे। क्योंकि बार बार आपसे पूछा जाता है ना कि भाई इसके लिए अनुकूल दशाएं कैसी होती, जलवायु दशाएं कैसी होनी चाहिए, फिर किसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, किस फसल का, वैश्विक स्तर पे कैसे होता है, भारत में कैसे होता है। तो सारी चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्लास का टाइम टेबल सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, मंडे टू सैटरडे। और अगर मुझे आवश्यकता लगेगी तो संडे को भी लाएंगे। तो आप लोग जो है अपने समय को करीब करीब 1 से सवा घंटा दोनों मीटिंग मिला करके 9 बजे और 5 बजे समृद्धि को दीजिए। और विश्वास मानिए अगर आप 1 घंटा देंगे तो आप जो अन्यत्र 3-4 घंटे में जहां पढ़ेंगे वहां हम 1 ही घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर देने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा थोड़ा सा क्लास जो है, हमारे ही ऑफिस के लोग कहते हैं कि सर क्लास बहुत रुचिकर नहीं रहती है। तो उनका कहना, हम पूछते क्यों, तो सर थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा पढ़ाने पे लग जाते हैं। तो देखिए आप लोगों को मस्ती करनी है या और भी कुछ चीजें जाननी, इन्फॉर्मेशन देखना हो, तो बहुत सी कोचिंग क्लास चल रही है जहाँ वो आधे घंटे की क्लास में 5 मिनट पढ़ाएंगे और 25 मिनट यही सब करेंगे। तो वहां बाकी आप कर लीजिए। यहाँ तो आपको आधे घंटे की क्लास में 25 से 27 मिनट काम की चीजें मिलेंगी। 2-1 मिनट हो सकता है कि हम आपसे बात कर लें या कुछ पर्सनल चीजें शेयर कर लें, या लेकिन वहां भी टॉपिक से संबंधित ही हमारा प्रयास रहता है बने रहें। क्योंकि यहाँ तो भाई परीक्षा के पहले कराया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे वर्ष भर के स्टूडेंट हैं कि हम क्लास में हैं तो चलिए क्लास में 2.5 घंटे की क्लास होती है एक बार में, तो वहाँ 2-4 मिनट 10 मिनट हम आपसे किसी और टॉपिक पे बात कर लिए, आपने किसी टॉपिक पे पूछा, हम उस पर चर्चा कर लिए। तो वो क्लास की चीजें होती हैं। यूट्यूब पे मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि भाई वैसे भी आप लोग अपना बहुत अनमोल समय देते हैं और यहाँ हम बकवास में आप लोगों का 15-20 मिनट खराब कर दे। स्टार्टिंग में तो आपको भी अच्छा लगेगा ये सब बकवास सुनने में, लेकिन विश्वास मानिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो इसका बहुत फायदा आपको नहीं मिलेगा, परीक्षा में तो नहीं मिलेगा, और आपका समय किल होगा। और 2-4 साल के बाद फिर अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो मेरी गुजारिश भी है कि आप लोग तो खुद इतने सक्षम है कि नीर और क्षीर का जो विवेक है वो कर सकते हैं कि भाई क्या हमारे लिए पानी है, क्या दूध है। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका समय ऐसे किल होता रहेगा बिना मतलब के बकवास वीडियो में। तो गन्ना की चर्चा कर लेते हैं। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी जैसे गर्म एवं आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जा सकता है। यह ग्रेमनी कुल का पौधा है। गन्ना की फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान एवं 75 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होना जरूरी होता है। वर्ष 2022-23 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो गन्ने की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में की जाती है, उसके बाद महाराष्ट्र में की जाती है। तो पहला फैक्ट आपके लिए है। भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कितना है, तो गन्ने का ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना है। कितना है, तो 98.73% है।
तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादक जो राज्य हैं तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश 215 मिलियन टन, महाराष्ट्र में 112 मिलियन टन है और कर्नाटक में 41 मिलियन टन है। तो आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, और यही क्रम है। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की है। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1912 में हुई थी। भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, मतलब हम जो है सबसे ज्यादा चीनी का उपभोग करते हैं। और भारत के लोगों को देख ही रहे होंगे कि मिठाई कितनी प्रिय है, और यही कारण है कि भारत जो है सबसे ज्यादा शुगर जो एक डिजीज है उससे प्रभावित देश भी है वर्तमान में। जबकि दूसरे स्थान पर चीन है, मतलब उपभोग में देखा जाए तो सबसे बड़े उपभोक्ता चीनी के हम हैं। उसके बाद हमारे पास जो चाइना है। और वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। कई बार पूछा गया प्रश्न है, यूपी स्पेशल के अंतर्गत पूछा जाता है कि मतलब चीनी मिल, प्रथम भारत की चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? देवरिया के प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता। तो शक्कर का प्याला कौन है? तो यही अपना जो उत्तर प्रदेश है। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्चतम उत्पादकता पाई जाती है, यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो देखिए होता क्या है कि हमारे पास गन्ने का प्रोडक्शन कितना ज्यादा है महाराष्ट्र से, बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चीनी उत्पादन में जो है महाराष्ट्र हमसे आगे निकल जाता है। कभी हम आगे रहते हैं, कभी वो आगे रहता है। क्यों आगे रहता है? क्योंकि जो चीनी की क्वालिटी है वो महाराष्ट्र के गन्नों में ज्यादा होता है। मतलब हम 10 कुंटल गन्ने में जितना चीनी उत्पादन करेंगे, महाराष्ट्र 2-2.5 कुंटल में ही उतना ज्यादा चीनी पालेगा अपने गन्ने से। तो ये फर्क मिलता है। अप्रैल 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम और उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान। देखिए विडम्बना, आप ये फैक्ट देखिए, हमारा जो है प्रोडक्शन कितना है? 215 मिलियन टन गन्ना हम करते हैं। हमारे तुलना में महाराष्ट्र 112, मतलब 100 मिलियन टन गन्ना कम उत्पादन करने के बाद भी चीनी प्रोडक्शन में ये हमसे ज्यादा चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वही जो गन्ने में इसमें रस ज्यादा होता है, और जब रस ज्यादा रहेगा तो चीनी ज्यादा रहेगी, वही कहा गया है। और अगर अप्रैल 2024 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति, मतलब वो शीर्ष पर है, हम द्वितीय स्थान पर हैं। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 मतलब नवंबर तक में भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। इस संदर्भ में ब्राजील पहले और ईयू जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो चीनी का प्रोडक्शन में शीर्ष पे कौन है? ब्राजील है। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। वर्ष 2024-25 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन 186.62 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जिसमें भारत का हिस्सा 35.5 मिलियन मीट्रिक टन है। जबकि ब्राजील का हिस्सा कितना है? तो 43 मिलियन मीट्रिक टन है। मतलब हमसे ठीक ठाक आगे है ब्राजील, मतलब चीनी के उत्पादन में। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और भले हम द्वितीय नंबर पे चीनी का उत्पादन करते हैं, लेकिन खाने में हम चीनी सबसे ज्यादा हैं। और हमारे बाद चीनी कौन से देश के लोग ज्यादा उपभोग करते हैं? तो चाइना के लोग करते हैं। अब आते हैं तिलहन। और देखिए इसी एक छोटे से 4-5 मिनट में ही गन्ने से संबंधित जितना भी फैक्ट है वो कराया जा चुका है। इससे बाहर गन्ने से कुछ भी नहीं आएगा। और एक डिजीज के बारे में पूछा जाता है तो मैंने पीछे ही करा दिया है कि मतलब गन्ने में कौन सी डिजीज होती है, मतलब बीमारी होती है जिससे जो है वो फसल खराब होती है। बाकी एकदम आश्वस्त रहिए, इससे बाहर कमीशन कभी नहीं पूछेगा। अब तिलहन को देखते हैं। तो तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत होता है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनोला। तो ये सब जो है इनसे हमको तेल की प्राप्ति होती है। और तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग स्नेहक, वार्निश, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती,
साबुन, उर्वरक, पशु आहार आदि के निर्माण में किया जाता है। तो जो तेल हम यूज करते हैं तो उससे जो उसका जो जब हम पेरते हैं तो जो खली की प्राप्ति होती है, तो खली से भी इतने सारी चीजें बनाई जाती हैं। वर्ष 2023-24 में भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश और गुजरात में है। तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। 23-24 के डाटा के अनुसार, और ये अभी लेटेस्ट है, मतलब इससे नवीन डाटा आधिकारिक रूप से अभी नहीं आया है। तो जब भी आपसे पूछेगा 23-24 पूछेगा, इसका ध्यान रखिएगा वर्ष। तो इसमें राजस्थान शीर्ष पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर गुजरात है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो जो मूंगफली हम लोग खाते हैं तो वो भी मतलब तिलहन का एक अच्छा स्रोत है और उससे प्रोटीन की भी खूब प्राप्ति होती है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड तापमान एवं 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त होती है। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेगिंग की जो टेक्निक अपनाई जाती है वो मूंगफली की फसल में अपनाई जाती है, कई बार पूछा गया है। भारत में वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य कौन से? तो सबसे ज्यादा जो है मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है, 4.64 मीट्रिक टन, और फिर राजस्थान में होता है, और फिर मध्य प्रदेश में होता है। तो गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये मूंगफली के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। सोयाबीन को अब देखते हैं। तो सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। तो सोयाबीन से जो है हम खाद्य तेल भी बनाते हैं, सोयाबीन का तेल, और साथ ही साथ ये प्रोटीन का बहुत ही उच्च स्रोत होता है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में 3 सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सबसे नंबर 1 पे सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर बगल में महाराष्ट्र और फिर जो है राजस्थान। तो ये सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। मूंगफली में मैंने बताया है कि गुजरात है शीर्ष पर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश में राजस्थान जो है सरसों का शीर्ष उत्पादक राज्य। तो अगर सरसों उत्पादन में पूछा जाए, मतलब जैसे रेपसीड ऑयल कहते हैं, तो उसके उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो वो राजस्थान का है। सरसों की जो प्रमुख प्रजातियों में पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा आदि हैं। पीतांबरी जो है पीली सरसों की एक प्रजाति है। जैसे आप सरसों में देखेंगे तो हम लोग के यहाँ एक काली वाली होती है, दूसरा जो होता है उसे पियरवा कहते हैं, मतलब पीली वाली सरसों। तो ये जो पीतांबरी है ये सरसों की ही प्रजाति है, लेकिन ये पीली वाली सरसों की प्रजाति मानी जाती है। तो आप इसको भी जानते रहिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा प्रोग्राम चलाए ही जा रहे हैं, आप लोग जान ही रहे होंगे। एक तो हमारा आरओ का मुख्य परीक्षा का बैच है, दूसरा जो हमारा बैच है यूपी पीसीएस मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये दोनों बैच आपके मुख्य परीक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित है और चल रहे हैं। तो ऐसे में आप इन्हें ज्वाइन करें। यहाँ डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप करके दिखाते हैं, उनका मूल्यांकन होता है, उसकी कॉपी चेक की जाती है, जो भी कमी रहती है बताई जाती है, फिर आपको मॉडल आंसर दिया जाता है, मतलब नोट्स फॉर्म में दिया जाता है, वो प्रिंटेड होता है। तो यहाँ आपसे मेहनत कराई जाती है, फिर आपकी मेहनत का मूल्यांकन होता है, फिर जहाँ कमी रहती है वो बताई जाती है, फिर उसका मॉडल आंसर दिया जाता है। और ऐसे में आपका कोई भी टॉपिक छूटता नहीं। मतलब अगर आप जीएस की बात कर लें तो जीएस में जितने भी आपके 6 पेपर हैं, एसए हैं, सामान्य हिंदी है, सारे टॉपिक से आपको प्रश्न कराए जाएंगे, आपको होमवर्क दिए जाते हैं, फिर उसका मूल्यांकन हम करेंगे, जो भी कमी बेसी रहेगी बताएंगे, और फिर प्रत्येक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है या अति संभावित प्रश्न है उनका मॉडल आंसर भी देंगे। और हमारा तो ये इस बार का प्रयास है कि हम 750 प्लस जो है वो प्रश्न करा के आपको मुख्य परीक्षा में भेजें। तो यदि इतना आप करके जाएंगे तो कितनी अच्छी स्थिति में अपने मेंस प्रोग्राम में रहेंगे आप। तो इसे ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। अब आते हैं तिलहन को, मैंने पीछे देखा, अब दलहन देख लेते हैं। मतलब दलहन मतलब दाल। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन की प्राप्ति जो है उसका प्रमुख साधन क्या है? दालें हैं। भाई जो लोग मांस नहीं खाते हैं तो उनके लिए प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो दलहन है, दाल है।
यहाँ पर रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। तो मतलब जो दालों का प्रोडक्शन होता है वो रबी, खरीफ, जायद जो 3 फसलें हम उगाते हैं तो तीनों में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? तो चना है, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, ये सब प्रमुख दलहनी फसल है। दलहनी फसल में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं वो हवा से नाइट्रोजन को संचित कर लेती हैं। और भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। मतलब आप देखते होंगे कि हम जो है सबसे ज्यादा दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा एक बड़ी आबादी चूंकि शाकाहारी है, हम लोग मांस नहीं खाते हैं, तो ऐसे में हम दलहन के सबसे बड़े उपभोक्ता है। और जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसको हम जो है अपनी जनता में, अपने लोगों में पूरी तरीके से हटा नहीं पाते। हमको बाहर से दलहनों का जो है वो आयात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी खपत पैदावार से बहुत ज्यादा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। तो दलहन मतलब दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर है। भारत के दलहनी फसलों में अरहर का जो है प्रमुख स्थान है। तो जो आप दलहन खाते हैं तो जैसे उसमें देखिए, अगर आप लोग अभी घर में भी उपयोग करते होंगे तो सप्ताह में 3 दिन जो है वो पक्का है कि आप अरहर ही खाएंगे। या जो मिक्स दाल लाते हैं, तो मिक्स दाल में तो मसूर भी होता है, मूंग भी होता है, चना भी होता है, मटर भी होता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा आप किसकी पाएंगे? तो अरहर की। मतलब भारत में अगर किसी एक दलहन की जो सबसे ज्यादा खपत है तो वो अरहर की है। अरहर की फसल के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड का तापमान और 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। अरहर की उत्पत्ति जो है ये भारतवर्ष में हुई है, मतलब अरहर हमारे ही देश में इसकी उत्पत्ति हुई है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। देखिए, अगर टोटल दालों का प्रोडक्शन हो पूछा जाए तो वो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश में। ये मैंने दिखाया है ना कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। लेकिन अरहर पूछे कि सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटक में। और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है अरहर उत्पादन में। फिर मालवीय चमत्कार जो है अरहर की एक प्रजाति, कई बार पूछा गया है, तो अरहर की एक महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है? तो मालवीय चमत्कार है। इसको भी आप लोग जो है वो जानते रहिएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में चना की सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में अनुमानित है। तो अब चना के बारे में जानिए, तो चना जो है वो सर्वाधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात क्या है? तो भाई संतुलित जो उर्वरक अनुपात एनपीके जिसे कहा जाता है, तो एनपीके में क्या है? तो एन से नाइट्रोजन है, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम है। तो इसका अनुपात क्या है? तो देखिए 0:1:1 भी हो सकता है, 1:2:2 अथवा 1:2:3। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, तीनों में से कोई एक रहेगा तो वो सही होगा। फिर रेशम को देखते हैं, तो केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख कच्चा रेशम उत्पादक है। तो रेशम उत्पादन में हमारी स्थिति किस नंबर पे है? तो चाइना शीर्ष पर है, सेकंड नंबर पे हम है, मतलब भारत है। भारत में सहतूत, टसर, ईरी और मुगा रेशम पाए जाते हैं। देखिए सहतूत, टसर, ईरी और मुगा ये सब रेशम की प्रकार हैं और ये 4 प्रमुख प्रकार भारत में पाए जाते हैं रेशम के। रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले प्रोटीन से बना होता है। तो रेशम जो है वो एक कीट के द्वारा बनाया जाता है जिसे इल्ली कहते हैं। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून या कोषों का निर्माण करते हैं।
कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। जो कीट होता है रेशम का, तो सबसे पहला चक्र इसका क्या होता है, एग बनता है, एग से फिर इल्ली बनती है, इल्ली से प्यूपा बनता है और प्यूपा से जो है सलभ बनता है। तो यही कीट का जीवन चक्र है रेशम कीट का। वर्ष 2022-23 में जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। इस दृष्टि से आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है, मतलब कर्नाटक से सटे ही जो आंध्र प्रदेश राज्य है, तो रेशम उत्पादन में सेकंड स्थान पर आंध्र प्रदेश का है। वर्ष 2022-23 में कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल शहतूत रेशम का 42.75% उत्पादित किया जाता है। तो देखिए, वैसे ओवरऑल रेशम में देखेंगे तो कर्नाटक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। फिर रेशम के जो प्रकार है मैंने बताया नहीं कि शहतूत रेशम, इरी रेशम, टसर रेशम, मुगा रेशम। तो फिर जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पार्ट जो धारण करता है वो शहतूत रेशम का। तो शहतूत रेशम में भी कर्नाटक की स्थिति सबसे ज्यादा है और देश के कुल 42.7% जो पार्ट है शहतूत रेशम का वो कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है, मतलब जो मूंगा रेशम है असम में सबसे ज्यादा होता है। यह राज्य देश के कुल मूंगा उत्पादन का 80.84% हिस्सा पैदा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है, वैसे ही जो रेशम का एक प्रकार मूंगा है, तो मूंगा की जो पैदावार होती है वो सबसे ज्यादा होती है असम में होती। कितनी होती है, तो करीब करीब 80.84% होती है। मतलब एक तरीके से देख लीजिए, एक क्षेत्र जो है मूंगा रेशम का प्रोडक्शन असम में होता है। फिर दूसरा जो है इरी रेशम का उत्पादन असम में सर्वाधिक होता है। तो मूंगा और इरी रेशम ये दोनों का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है असम में होता है। शहतूत रेशम का कर्नाटक में होता है और अगर कुल रेशम का उत्पादन देखा जाए तो वो कर्नाटक है। फिर टसर रेशम जो अगला प्रकार है को ट्रॉपिकल टसर तथा ओक टसर के रूप में दो भागों में विभक्त किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड एवं ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में। तो जो टसर है वो ट्रॉपिकल और ओक में डिवाइड है। ट्रॉपिकल का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा झारखंड में है और ओक का कहाँ है, मणिपुर में है। और अगर संपूर्ण टसर देखा जाए, मतलब ट्रॉपिकल ओक को हटा दिया जाए, तो वो झारखंड हो गया। तो देखिए, जनरली टसर ही पूछेगा तो झारखंड लगाइएगा। अब अगर बहुत ज्यादा आयो को तूफानी करने का मन करेगा, नहीं इस क्वेश्चन को हमको मैक्सिमम बच्चों से गलत ही कराना है। हालांकि आप लोग का तो गलत नहीं होगा क्योंकि हम इस डेप्थ में जाके ही बता रहे हैं कि टसर में भी अगर ट्रॉपिकल पूछेगा तो वो झारखंड, और अगर ओक पूछेगा तो वो मणिपुर में है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करिए। टोटल जो है मतलब रेशम का उत्पादन भारत दूसरे स्थान पर है, चाइना फर्स्ट पे है वैश्विक स्तर पे। भारत में आप पाएंगे तो कर्नाटक जो है शीर्ष रेशम उत्पादक राज्य है, पहली बात। फिर रेशम के प्रकारों में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रकार होता है शहतूत। तो शहतूत उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर और इसीलिए ओवरऑल उत्पादन में भी कर्नाटक प्रथम स्थान पे। फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रजाति होती है वो मूंगा और इरी रेशम का। तो मूंगा और इरी रेशम का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है वो असम में होता है। फिर तीसरा जो होता है टसर रेशम का जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। और टसर भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल सबसे ज्यादा झारखंड में होता है और ओक जो है होता है वो होता है मणिपुर में। और अगर ओवरऑल टसर आ जाए तो वो झारखंड में है। तो आई थिंक अब आपको एकदम चीजें याद हो गई होंगी। अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब बागवानी फसलों में आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो काफी या कहावा को देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी के दौरान कॉफी का वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। भारत में काफी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में काफी उगाया गया था। तो भारत में काफी का सबसे पहला प्रोडक्शन कहाँ किया गया था, तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में किया गया था। भारत में कहावा की दो प्रमुख किस्में हैं, मतलब जो हम कॉफी पीते हैं तो भारत में इसकी दो प्रमुख फसलें पाई जाती हैं। एक अरेबिका है, दूसरा कौन सा है, रोबस्टा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का मात्र 4% उत्पादन किया जाता है। मतलब जो अमेरिका का एग्रीकल्चर का डाटा है तो उस हिसाब से जो भारत कॉफी का जो प्रोडक्शन करता है वो वैश्विक स्तर पर इसकी भूमिका केवल 4% की होती है। लेकिन
स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग जो है विदेशों में सर्वाधिक होती है। और सही मायने में जो उत्तम कोट की जो कॉफी होती है, मतलब जो इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है, वो हमारे भारत में ही होती है। इसीलिए भारत की कॉफी का डिमांड वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। भले हम 4% का उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारे 4% के लिए एकदम पूरा लूट मची रहती है। और इसका कारण ये भी है कि चूंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, तो ये जो अच्छी किस्म की हमारी जो कॉफी है वो विदेश चली जाती है, और हम 2M दर्जे की कॉफी पीने के लिए अभिशप्त होते हैं, क्योंकि हम उतना पेमेंट कर नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे देश की भाई क्रय शक्ति क्षमता वैश्विक स्तर पे बहुत नीचे है, और उसमें भी अगर अमेरिकी और यूरोपीय देशों से तुलना करें तो बहुत ही खराब स्थिति में हम हैं। तो हमारे यहाँ अच्छी चीजों जो है उसका उपभोग हम ही नहीं कर पा रहे हैं। कहावा के लिए 15 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान तथा 150 से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बहुत जरूरी है, मतलब तापमान कितना होना चाहिए कॉफी के लिए? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड एक औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए, और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, मतलब ठीक ठाक मतलब वर्षा चाहिए होता है। ढलवा पर्वतीय धरातल या दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक में सबसे पहले कॉफी यहीं उगाया गया, और सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन जो है भारत में कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। कॉफी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, तो कॉफी जो बनाई जाती है तो कॉफी बीजों के द्वारा बनाई जाती है, आप लोग जानते ही हैं। महाराष्ट्र बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1808 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में हुई थी, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इसको आप जानते रहिएगा। फिर अगला जो बागवानी फसल में महत्वपूर्ण चाय और रबर, तो चाय जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागवानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान गुइझोउ पठार का मूल पौधा है। तो जो वर्तमान में पूरी देश दुनिया चाय की दीवानी है, तो चाय हमारा अपना प्लांट नहीं है, ये बेसिकली चाइनीज प्लांट है, मतलब चाइना का प्लांट। और चाइना में कहाँ के? तो यूनान गुइझोउ एक पठार है, वहीं से ये इसका पहली बार जो है प्रोडक्शन हुआ था। चाय जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा, मतलब चाय की जो पौधा वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। चाय के पौधे के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा, मतलब कॉफी से थोड़ा सा कम, मतलब न्यूनतम तो वही है 150, लेकिन कॉफी में जहाँ 250 तक की वर्षा की जरूरत होती है, यहाँ 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है। तथा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती, मतलब ढलान युक्त पहाड़ी क्यों? ताकि वहां वर्षा तो पर्याप्त मिलती रहे, लेकिन इनकी जड़ों में पानी ना जाए। अगर जड़ों में पानी रह गया, ठहर गया, तो फिर ये सड़ जाएंगे पौधे। तो इसी वजह से ढलान युक्त, मतलब आप कॉफी के जो बागान देखेंगे तो ढलान पे मतलब ऐसे उगाए जाते हैं, ताकि वहां पानी बरसे और इनको जो जरूरत की चीजें मिल जाए, फिर वो पानी लगे ना जड़ों में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो भारत में चाय का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो असम राज्य में होता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और जो है कर्नाटक, ये चाय के उत्पादन का क्रम है। और टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश क्रम से कौन है? तो देखिए सबसे ज्यादा भारत में, प्रदेश में पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किससे ज्यादा किया जाता है? असम के द्वारा। असम के बाद पश्चिम बंगाल आता है। इसी तरीके से वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो चाय का उत्पादन चीन में सबसे ज्यादा होता है, फिर दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे केन्या, चौथे नंबर पे तुर्की है और 5वें नंबर पर श्रीलंका है। तो ये चाय के उत्पादन का क्रम है देशों का, चीन, भारत, केन्या, तुर्की, श्रीलंका। जबकि फाओ मतलब
द्वारा जारी 2023 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन एवं उपभोग दोनों के ही संदर्भ में चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर। देखिए यहाँ क्या है ना कि चीन सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, भारत दूसरे नंबर पे। ये सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा उपभोग भी करते हैं। क्यों उपभोग करते हैं? क्योंकि दोनों के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है। वर्तमान में भारत विश्व का नंबर 1 का जनसंख्या वाला देश है और दूसरे नंबर पे चाइना है। तो ऐसे में जितना भी चाय का प्रोडक्शन होता है हम लोग खुद ही बना करके उसको पी जाते हैं। और हमको कम भी पड़ता तो हम किससे आयात करते हैं? तो केन्या से आयात करते हैं। सोचिए छोटा सा देश है लेकिन वो हमारे चाय की जरूरतों को पूरा करता है। और वैश्विक स्तर पर अगर निर्यात देखा जाए तो केन्या सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करता है। प्रोडक्शन भले चाइना नंबर 1 पे, भारत हम कर लेते, लेकिन हमारा चूंकि उपभोग ही इतना ज्यादा है कि हमको तो और ज्यादा जरूरत है कि भाई और ज्यादा चाय हम बना ले ताकि हमको आयात ना करना पड़े। ये तो हो गया। फाओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों में केन्या देखिए नंबर 1 पर है, फिर चीन जो है वो निर्यात कर रहा है दूसरे नंबर पर, श्रीलंका तीसरे नंबर और हमारा निर्यात में क्या है स्थान? चौथे नंबर पे, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा खुद ही पी जा रहे हैं। बहुत कम पैसा हम चाय बेच करके प्राप्त करते हैं। रबर के पौधों के लिए अब थोड़ा रबर को देख लेते हैं। तो चाय की चीजें आपने देख लिया। भारत के स्तर पर असम में, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो चाइना नंबर पे, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे केन्या है। और अगर निर्यात में देखेंगे तो निर्यात में केन्या शीर्ष पे, उसके बाद चाइना है, तीसरे पे श्रीलंका है और चौथे पे भारत है। रबर के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का मासिक औसत तापमान एवं लगभग 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ये आप जानते रहिएगा, मतलब रबर के पौधों के लिए बहुत ज्यादा वर्षा की भी जरूरत होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। 2018-19 में केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा कितना है? तो केरल राज्य पूरे भारत के कुल रबर उत्पादन का 75.68% अकेले उत्पादन करता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। तो जो केरल के प्रमुख रबर उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं वो एर्नाकुलम है, कोट्टायम है, कोझिकोड है, कोल्लम है। फाओ के अनुसार वर्ष 2023 में प्राकृतिक रबर का उत्पादन विश्व में भारत का स्थान 6ठा है। मतलब रबर उत्पादन में केरल तो शीर्ष पे है भारत में, लेकिन अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पे हमारी रैंकिंग कितनी है? तो 6वीं है। शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे थाईलैंड है। मतलब प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला वैश्विक स्तर पर देश कौन सा? थाईलैंड है। और हमारी जो रैंकिंग है वो 6ठी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो ये भी जान लीजिए। और देखिए आज का जो सेशन है वो यहीं तक है, लेकिन अभी कृषि से संबंधित एक वीडियो आपका और आएगा और उसके बाद फिर हम खनिज पे चले जाएंगे। तो बने रहिएगा। पार्ट जो 3rd है, 2nd तक तो हो गया। और देख ही रहे हो कितना महत्वपूर्ण फैक्ट आपको एक जगह मतलब दिया जा रहा है। बस आप इसको दोहरा लीजिए, PYQ देख लीजिए, उसके बाद आपका बेड़ा पार है। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी ही है। आप लोग अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करें। ये कुछ लिंक्स हैं जो आपके लिए बेहद फ्रूटफुल है। एक तो हमारा समृद्धि IAS का टेलीग्राम, तो @समृद्धि IAS ऑफिशियल, इसको तो जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। और आपकी भी कोई क्वेरी रहती है तो उसके भी निराकरण यहाँ किया जाता है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी एक समय के बाद यहाँ मिल जाएगा। और संस्थान के द्वारा 2 महत्वपूर्ण चैनल है। एक तो YouTube हमारा है समृद्धि IAS, जिससे भी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क करें। तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।